नमस्कार। अब अर्जुन की बात और भी गहरी होती जा रही है और भी उलझी होती जा रही है। वो कहता है इनमें मेरे आचार्य हैं, मेरे पिता तुल्य लोग हैं, मेरे पुत्र हैं, पिता में हैं, मामा हैं, ससुर है, पौत्र हैं, साले हैं, रिश्तेदार। हे मधुसूदन, ये मुझे मार भी डालें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। और ध्यान दीजिएगा वो कितनी बड़ी बात बोलता है। कहता है तीनों लोक का राज्य भी मिलता हो तब भी नहीं। पृथ्वी का राज्य तो बहुत छोटी बात हो गई। फिर सुनने में ये वाक्य बहुत त्यागपूर्ण लग सकता है, बहुत विरक्त लग सकता है, बहुत महान लग सकता है। जैसे अर्जुन ने सच में सब छोड़ दिया, जैसे उसने राज्य, सुख, जीत, भोग सबको ठुकरा दिया। लेकिन जरा रुक कर इस वाक्य को बाहर से नहीं भीतर से देखने का प्रयास कर। बहुत बार इंसान जो सबसे बड़ा त्याग बोलता है, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल त्याग हो ही। कई बार वो सेल्फ कंसोलेशन हो, कई बार वो अपने आप को समझने और समझाने की टेक्निक होती है, कई बार वो ईगो का रिफाइंड वर्जन भी हो सकता है, कई बार वो एक दुखी माइंड का इमोशनल ड्रामा हो सकता है। अर्जुन अभी उसी जोन में। जरा समझिएगा, अगर कोई आदमी बार बार कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो जरूरी नहीं कि उसे सच में कुछ नहीं चाहिए। कई बार इसका मतलब होता है जो मुझे नहीं मिल रहा उसे मैं अपने आप को मेंटली इनसिग्निफिकेंट दिखाकर बचना चाहता। जैसे बचपन में कहानी थी कि एक लोमड़ी अंगूर खाना चाहती थी और अंगूर थोड़े ऊंचाई पर थे, वो बार बार जंप लगाकर उन्हें खाना चाहती थी और वो उसके हाथ नहीं आ रहे थे। तो बाद में वो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, मतलब जो चीज़ ना मिले वो खट्टी हो गई। तो जो मुझे नहीं मिल रहा उसे मैं अपने आप को मेंटली इनसिग्निफिकेंट दिखाकर बचना चाहता हूं। अंगूर खट्टे हैं, ये ह्यूमन माइंड का बहुत सटल मैकेनिज्म है। एक बार में एक वृद्ध सन्यासी से मिला। मेरी मुलाकात एक बार एक वृद्ध सन्यासी से होती है। उन्होंने अपना लिखा हुआ एक गीत मेरे को सुनाया। गीत का सार कुछ ऐसा था, सम्राटों तुम अपने सोने के सिंहासन पर बैठो, मैं अपनी धूल में ही बहुत खुश हूं। मैं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों को लात मार, तुम्हारे राज्य में कुछ नहीं रखा। सुनने वाला बहुत प्रभावित हुआ। जिसने भी उनके उस गीत को सुना वो बहुत ही प्रभावित हुए, उनसे सर हिलाने लगे। बहुत लोगों को ऐसा वाक्य तुरंत स्पिरिचुअल लगने लग सकता है। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि जो जितना जोर से डंके की चोट पर दुनिया को ठुकराए, लात मारे, वो उतना ही महान व्यक्ति होगा। लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचा, बड़ी अजीब बात है, मैंने कभी किसी सम्राट को ऐसा कोई गीत गाते हुए नहीं सुना। सन्यासियों तुम अपनी धूल में ही पड़े रहो, मैं तुम्हारी धूल को लात मारता, मैं अपने सिंहासन पर ही खुश हूं। कभी सुना है किसी जी बड़े आदमी ने ऐसा कहा? उसको ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं है। और गीत सम्राट क्यों नहीं लिखता? ऐसा गीत कोई सम्राट क्यों नहीं लिखता? क्योंकि उसको सेल्फ कंसोलेशन की जरूरत नहीं। जिसको सच में सिंहासन में रस मिल रहा है वो बार बार धूल वालों को ये समझाने नहीं निकलेगा कि तुम धूल में ही ठीक। उसको क्या पड़ी है, वो अपने सिंहासन में अपने राज्य में ऐश कर रहा है। लेकिन जो धूल में पड़ा हुआ है और जिसका मन अब भी सिंहासन पर अटका हुआ है, उसे अपने आप को समझाना पड़ता है कुछ रखा नहीं है इन सब चीजों में, सब मोह माया है, हमें नहीं चाहिए। बहुत बार ये विजडम नहीं होती, ये वाउंडेड डिजायर होती है जो कहीं गहरे में दबी पड़ी है, छुपी। और अर्जुन अभी इसी मनोदशा में बोल रहा है। वो कहता है तीनों लोक का राज्य भी आए तब भी नहीं चाहिए। ध्यान से देखिएगा, उसको किसी ने तीनों लोक का राज्य ऑफर भी नहीं किया है। कोई उसके सामने स्वर्ग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन वो अपने आप को एक बड़ा त्यागी दिखाता है और ऐसा दिखाकर वो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आदमी कहता है मैं चाहता तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था। कब? अगर मैं चाहता। मैं चाहता तो फॉरेन सेटल हो सकता था। कब? अगर मैं चाहता तो। मैं चाहता तो पॉलिटिक्स में सबको हिला सकता था। कब?
अगर मैं चाहता तो। ये सब स्टेटमेंट अक्सर रियल पॉसिबिलिटी के नहीं होते, ये रियल संभावनाओं से पैदा नहीं होते, सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन में होते हैं ये पैदा। अर्जुन भी कह रहा है ऐसे ही, तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो तो भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर पृथ्वी का राज्य छोड़ना इजी लगने लगेगा। माइंड एक बड़ा एग्जेजरेशन क्रिएट करता है ताकि छोटे फैसले को नोबल बनाया जा सके, महान दिखाया जा सके। ये सटल साइकोलॉजी है, सूक्ष्म साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान की बात है इसमें। ये वही मैकेनिज्म है जिसमें आदमी कहता है बड़े मकान में रखा ही क्या है। पर सच ये है कि जो आदमी कहता है कि बड़े मकान में रखा ही क्या है, ज्यादा संभव है कि उसके मन में बड़े मकान का कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर है, वरना बड़ा मकान उसकी कॉन्शियसनेस में आता ही क्यों। जिस चीज में बिल्कुल रस ना हो उसके बारे में आदमी इतना स्टेटमेंट ही क्यों। ये एक बहुत गहरा सेल्फ टेस्ट का विषय। आप जिस चीज के बारे में बार बार जस्टिफिकेशन देते हो, अक्सर वही चीज आपके अंदर कहीं ना कहीं एक्टिवली छुपी हुई। आप कहते हो मुझे फेम से कोई मतलब नहीं, फिर आप लाइक्स चेक करते हो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे और लिंक्डइन पे क्या हुआ। आप कहते हो मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे पैसे वाले से कंपैरिजन में जलते। आप कहते हो मुझे लोग क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर क्रिटिसिज्म से रात भर बेचैन भी रहते। अगर किसी के कहने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसकी बेचैनी में जलते क्यों हो रहा? ये ही डबल स्टैंडर्ड स्पीच है, और अर्जुन अभी इसी डबल स्टैंडर्ड स्पीच में फंसा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, उसकी पीड़ा मारना नहीं है, उसकी पीड़ा अपनों को मार। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है यहाँ पर। अगर ये सारे लोग उसके लिए बिल्कुल अजनबी होते, अगर ये पूरा बैटलफील्ड स्ट्रेंजर्स से, अजनबियों से भरा होता, तो शायद अर्जुन इतना नहीं हिलता, या इतना क्या हिलता ही नहीं। उसकी समस्या वायलेंस से एज सच नहीं, उसकी समस्या है फैमिलियर लोगों से वायलेंस। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम सब के अंदर भी मोरालिटी बहुत बार एब्सोल्यूट नहीं होती, वो रिलेटिव होती है। हम दर्द से नहीं हिलते, हम अपने दर्द से हिलते। हम लॉस से नहीं टूटते, हम मेरे लॉस से टूटते। हम अन्याय से नहीं हमेशा डिस्टर्ब हो, हम अन्याय से हमेशा डिस्टर्ब नहीं। हम तब ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब इनजस्टिस हमें या हमारे सर्किल को टच कर। ये मॉरल हिपोक्रेसी का सीड है। अर्जुन का केस भी कुछ ऐसा ही। वो कह रहा है इन्हें मारकर हमें क्या प्रीति मिलेगी, हमें पाप चढ़ेगा, उल्टा पाप। सुनने में बहुत एथिकल लग सकता है, लेकिन कृष्ण जानते हैं अंदर से कि अर्जुन अभी एथिक्स के पूरे स्काई में, वो एथिक्स के आकाश में नहीं खड़ा इस टाइम। वो अभी अटैचमेंट के जंगल में खोया हुआ है। उसकी फीलिंग ह्यूमन है, मानवीय है, लेकिन उसका कंक्लूजन अभी भी प्योर क्लैरिटी से नहीं आया। अब इस बैटलफील्ड को थोड़ा और फील करने का प्रयास करते हैं। सामने द्रोणाचार्य खड़े, वही द्रोण जिनसे धनुष विद्या सीखी है, वही गुरु जिन्होंने अपनी संपूर्ण कला इस शिष्य में उतार दी, वही आचार्य जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया, वही आचार्य जिन्होंने अर्जुन का कंपैरिजन खत्म हो सके और वो विश्व का नंबर 1 धनुर्धर रह सके, एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। वही द्रोण उसके सामने खड़े हैं, और आज वही शिष्य उन पर बाण चलाने वाला है। कितना अद्भुत, कितना कठिन, कितना ऑलमोस्ट अनबियरेबल दृश्य होगा। इस तरफ भीष्म है, उस तरफ रिश्तेदार, यहां गुरु, वहां अपने, यहां अपने थोड़े ज्यादा, वहां अपने थोड़े कम, लेकिन अपने दोनों तरफ है। यही महाभारत को ऑर्डिनरी वॉर से अलग बनाता है। ये सिर्फ एनिमीज का वॉर नहीं है, ये इंटीमेसी का वॉर है, ये बिलोंगिंग का, फ्रैक्चर का वार है, ये एक फैमिली का इंटरनली स्प्लिट हो जाना है, और यही लाइफ का भी स्ट्रक्चर। बेसिकली तो ये दो भाइयों के प्रॉपर्टी का युद्ध ही तो है, और है क्या? दादा लाई प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है।
जो आज भी होता है वही तब होता था, नया कुछ नहीं हो रहा, सब वही। और यही लाइफ का स्ट्रक्चर है। लाइफ कभी क्लीन कैटेगरीज में बनती ही नहीं, लाइफ ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, लाइफ हमेशा ग्रे होती। हम अक्सर सोचते हैं ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में सब परसेंटेज का गेम है, सब डिग्री का गेम। ना कोई 100% अपना होता है और ना कोई 100% मतलब जी पराया होता है। कोई ज्यादा अपना, कोई कम अपना, कोई ज्यादा दुश्मन, कोई कम दुश्मन। राम के अंदर भी थोड़ा रावण हो सकता है और रावण के अंदर भी कुछ राम हो सकता है। बड़े संत के अंदर भी कुछ शैडोज होती हैं, बड़े पापी के अंदर भी कुछ हल्का सा प्रकाश की किरण होती है। इसीलिए लाइफ सिंपल जजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, और जिस दिन आप सच में लाइफ को देखोगे आपको भी अर्जुन की ही तरह प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्लीन कट डिसीजन रेयरेस्ट रेयर, ज्यादातर डिसीजन मिक्स्ड रियलिटीज में लेने पड़ते, ग्रे एरिया। एक रिलेशन भी ऐसा ही होता है, उसमें प्रेम भी होता है, इरिटेशन भी होती है, रेस्पेक्ट भी होती है, हर्ट भी होती है, नीड भी होती है, और फ्रीडम की चाह भी होती है। एक नौकरी भी एक जॉब भी ऐसी ही होती है। ग्रोथ भी है, स्ट्रेस भी है, मनी भी है, सोल ड्रेनेज भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टैग्नेशन भी, और एक परिवार भी ऐसा ही होता है। अटैचमेंट भी है, वुंड्स भी हैं, सहारा भी है, सफोकेशन। और यही ग्रे जोन है हमारी और आपकी लाइफ का, यही अर्जुन जोन है। अब उसने देखा सब अपने ही हैं, कोई ज्यादा कोई कम अपना, लेकिन अपने, इसलिए वो कांप गया। और सच कहूं, ये कांपना बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल मानवीय है। अगर लाइफ इतनी ही सिंपल होती कि एक तरफ प्योर विलन होते और दूसरी तरफ प्योर हीरोज होते तो मॉरलिटी बहुत आसान हो जाती, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं। इसलिए लाइफ का क्राइसिस रियल है। अगर कल हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़े तो भी एक डीपर लेवल पर एक फैमिली ही लड़ रही होगी। अगर कल दो आइडियोलॉजीज टकराएं तो भी ह्यूमंस से टकरा रहे। अगर कल घर के अंदर ही दो भाई कोर्ट तक पहुंच जाएं तो भी असली वॉर अपनों के वॉर होता है। असली वार तो अपनों का ही वार। इसलिए महाभारत का प्रश्न टाइमलेस है, और इसीलिए गीता की टीचिंग भी टाइमलेस है। अर्जुन का बैटलफील्ड सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, हर ऑफिस, हर फैमिली, हर नेशन, हर मैरिज, हर सक्सेशन बैटल, हर लीगल डिस्प्यूट, हर एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, हर इनर डिसीजन, सब जगह अर्जुन ही खड़ा होता है। और अब उसके सामने दो ऑब्वियस ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला, आंख बंद करो और युद्ध में कूद जाओ, कहो जो अपनी साइड में नहीं वो अपना नहीं, बस फाइट। दूसरा, आंख बंद करो और भाग जाओ, जंगल, रेनंसिएशन, एस्केप, यानी कि फ्लाइट। एक तरफ फाइट है और दूसरी तरफ फ्लाइट है, और दोनों आसान है, दोनों लीस्ट रेसिस्टेंस का पाथ, दोनों पुराने पाथ हैं, फेमिलियर पाथ, दोनों माइंड के फेमिलियर रेस्पॉन्स भी हैं। या तो एग्रेशन, या तो एस्केप, या तो अटैक या विड्रॉल, या तो मैं सब तोड़ दूंगा और या मैं सब छोड़ दूं। आपने नोटिस किया होगा मॉडर्न लाइफ में भी ज्यादातर लोग यही दो पैटर्न में से कोई एक पैटर्न को चूज करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आया, या तो एक्सप्लोड कर दो या घोस्ट कर दो। पेन आया, या तो फाइट या तो फ्लाइट। कॉम्प्लिकेटेड ट्रूथ सामने आए, या तो उसको सिंप्लीफाई कर दो और या उसको अवॉइड कर दो। लेकिन कृष्ण का रास्ता तीसरा ही रास्ता, और लाइफ का रियल ट्रांसफॉर्मेशन भी तीसरे से ही आता। जब दो ऑप्शन सामने हो तो जरा रुक कर सोचिएगा तीसरा क्या हो सकता, क्योंकि पहले दो बहुत बार वही होते हैं, सेम रिपीटिशन, जो आप जन्मों से, सालों से, पैटर्न से करते आए। कभी ये चुना, थक गए, फिर उसका ऑपोजिट चुना, फिर उससे थक गए, और फिर वापस पहला। यही पेंडुलम है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और यही संसार भी है। कृष्ण पेंडुलम के एक साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो एक्सिस को
दिखाएंगे, वो दोनों एक्सिस को दिखाएंगे। वहीं तीसरा इंपॉर्टेंट हो। अर्जुन सोच रहा है या तो मारो और या तो भागो। कृष्ण कहेंगे ना ये ना वो, पहले देखो, समझो, जागो, फिर करो जो सच के साथ, जो ट्रुथ के साथ अलाइंड हो। और यही वो तीसरा पाथ, और यही इतना कीमती है। इसीलिए अर्जुन का कंफ्यूजन बेकार नहीं, इसीलिए उसका कांपना व्यर्थ नहीं, इसीलिए उसका फूटना भी एक ओपनिंग है। क्योंकि जब फैमिलियर दोनों रास्ते फेल हो जाते हैं, तभी आदमी सच में तीसरे के लिए खुलता है। और वो तीसरा ही योग है जिसको यहाँ विषाद योग कहा, और वो तीसरा ही क्लैरिटी है, वो तीसरा ही कृष्ण का गिफ्ट है इस मानव जाति। उसी पर हम अगले एपिसोड में और गहराई में प्रवेश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।